फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो थर्ड वीडियो है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहने का मतलब है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम की जो रेखा है वो किस देश से होकर पास नहीं होती है या किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसमें बताना है अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर और स्पेन, ये चार हमें देश दे रखे हैं। अल्जीरिया से होकर जाती है, फ्रांस से होकर के भी जाती है, स्पेन से होकर के भी जाती है, नाइजर से होकर नहीं जाती है। अब इसको समझ लीजिए, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम ये 0 डिग्री देशांतर कही जाती है। जीएमटी कहने का मतलब है जैसे जीएमटी पे अगर कोई समय जो है वो रात के 12 बजे हैं तो भारत में सुबह के 5:30 हो रहे होंगे। या फिर कहते हैं कि कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर 5:30 बज रहा है तो फिर लंदन में वहाँ पर जो है टाइम जो है ये यूके में रात के 12 बजे होंगे। अब ये बताया जाए कि इसमें कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो इसको और अधिक जान लेते हैं। देखिए, ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है या प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो यहाँ पे जीएमटी कैलकुलेट किया जाता है, तो जीएमटी 0 डिग्री को हम रात के 12 बजे लेते हैं, यानी 12 AM पर लेते हैं। इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं टाइम आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे जाते हैं तो टाइम घटता जाता है। अभी किस किस से होकर गई है, कौन कौन से देश से होकर? यूके से होकर गई है, चूंकि जीएमटी है तो यूके से ही स्टार्ट है, तो यूके से होकर गई है। फ्रांस से होकर के गई है, स्पेन से होकर गई है, स्पेन के इधर पुर्तगाल है, वहाँ से नहीं गई है। इधर फिर अल्जीरिया कंट्री है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है और घाना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्रीज से होकर के ये रेखा जाती है, प्राइम मेरिडियन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है पूरी तरह से जो है अन्य देशों से घिरी हुई कंट्री, या कहीं पर भी वो उसकी जो सतह है वह पानी वाटर बॉडी से नहीं छूती, यानी पानी की सतह से नहीं छूती है, या कह सकते हैं उसके आसपास कोई सागर या नदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला बेल्जियम, फिर हंगरी, फिर रोमानिया, फिर यूक्रेन। अब इनमें से कौन लैंड लॉक्ड कंट्री है? तो हंगरी जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, बेल्जियम लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, रोमानिया भी नहीं है और यूक्रेन भी नहीं है। अब इसको मैप पे हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये मैप है, इसमें ये हंगरी दे रखा है, इधर रोमानिया दे रखा है, ये मालडोवा है। मोल्डोवा। ठीक, मोल्डोवा है। और ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन के साथ में इधर रसिया लगा हुआ है, इधर बेलारूस लगा हुआ है, फिर पोलैंड लगा हुआ है, स्लोवाकिया लगा हुआ है, हंगरी लगा हुआ है, रोमानिया लगा हुआ है, माल्डोवा लगा हुआ है, और एक तरफ ये देखिए काला सागर है। डेनीपर नदी जो है वो इसी में आके गिरती है। तो काला सागर से रोमानिया लगा हुआ है, काला सागर से यूक्रेन भी लगा हुआ है, बुल्गारिया भी लगा हुआ है काला सागर से। हंगरी यहाँ पर यूरोप में, हंगरी जो कंट्री यहाँ पर दी गई है वहाँ पर आसपास में स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया है और रोमानिया है, यानी कोई भी आसपास वाटर बॉडी नहीं है। इसीलिए जो है हमने कह सकते हैं इसको कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्ध देश जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ, मतलब पानी जो मौजूद है पृथ्वी पर, उसके उसको आधार मानते हुए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन वाक्यों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, जो नदियों और झीलों में जो पानी है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, जितना ग्राउंड वाटर है उससे ज़्यादा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? निश्चित बात है, नहीं है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स, जो ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स और जो ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है, वो उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है, जो जल का हिस्सा है, वो ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, वो जो ग्राउंड वाटर है उससे ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहा भी आ रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि तापमान तापमान जो है वो बढ़ रहा है वातावरण का, और इससे क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और अंटार्कटिका महाद्वीप में भी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। और कहा जा रहा है अगर ये महाद्वीप में जो बर्फ़ है अगर पिघल जाती है तो पूरी तरह से जो है दुनिया में जो सतही या स्थल है वो पूरी तरह से डूब जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सभी देश जो है वो डूब जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है आने वाले समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सर्बिया, यहाँ पे कंट्री है, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ये वाला है ना। तो ए का तीसरा, बी का पहला, 3-1 इधर आ जाता है। ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सी का चौथा और डी का दूसरा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंचेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेप्थ। जो गर्त हैं, यहाँ पे गर्त दे गए हैं, उनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी गहराई के अनुसार। तो मैरियाना ट्रेंच हम लोग जानते हैं कि सबसे गहरा गर्त जो है वो बोला जाता है मैरियाना गर्त। 10,500 से ज़्यादा ही, बल्कि 900 कह सकते हैं, 10,900 मीटर की गहराई है इसकी। चैलेंजर जो डीप है वो इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट बोला जाता है। टोंगा है उसके बाद नंबर 2 पे। उसके बाद है स्विरे। स्विरे ये फिलिपाइन जो द्वीप है उसका ट्रेंच जो है, फिलिपाइन ट्रेंच या कह सकते हैं फिलिपाइन गर्त जो है उसका ये डीपेस्ट पॉइंट है। और पोर्टो रिको ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4-2-3-1, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मैरियाना ट्रेंच जो है ये 10,925 मीटर की गहराई है इसकी, और इसका डीपेस्ट पॉइंट जैसा कि मैंने अभी बताया चैलेंजर डीप कहा जाता है। डीपेस्ट ओशिनिक ट्रेंच इन द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, सबसे गहरा गर्त जिसको कहा जाता है। और ये जो है कहाँ पे है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन में ये पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है। टोंगा ट्रेंच जो है ये 10,820 मीटर की गहराई पर है। इसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो हॉरिजॉन डीप कहा जाता है। सेकंड डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का। फिर है स्विरे ट्रेंच। ये स्विरे डीप जो है ये पॉइंट है कहाँ पर, विद इन द फिलिपाइन ट्रेंच, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि फिलिपाइन गर्त जो है उसका ये डीपेस्ट पॉइंट है। विच हैज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अराउंड 10,540 मीटर, 10,540 मीटर की डेप्थ है इसकी। फिर है पोर्टोरिको ट्रेंच, पोर्टोरिको गर्त, जिसकी 8,376 मीटर की गहराई है। और इट्स डीपेस्ट पॉइंट द मिलवाकी डीप, इसका मिलवाकी डीप जो है सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहा जाता है। डीपेस्ट ट्रेंच इन द अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 आइलैंड ऑफ जापान
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की क्रम में जापान के जो द्वीप हैं, जिसको पूरा जापान देश कहा जाता है, तो 4 द्वीप जो हैं मिलकर के जापान बनाते हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ऐसे करके हमको ये 4 दे रखे हैं यहाँ पर ऑप्शन। तो होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर क्यूशू है, शिकोकू है, तो ये तो नहीं है। होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशू, ये भी नहीं है। पहले होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। और होन्शु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, और इसकी राजधानी जो टोक्यो है वो भी इसी द्वीप पर है। फिर है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, यानी सी वाला जो आंसर है वो हो जाएगा। फिर होक्काइडो, क्यूशू पहले आ गया है, तो डी भी गलत है। अब इसको हम लोग मैप पर देख लेते हैं। देखिए ये जापान है, सबसे ऊपर ये होक्काइडो द्वीप है, और होक्काइडो द्वीप में होक्काइडो, ठीक है, और हैकोडेट, आशाहिकावा, ये, और सपोरा, सपोरो, माफ कीजिएगा, सपोरो, ये 3 जो हैं इसके शहर हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उसके बाद हो जाता है जो होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप में यहाँ पे क्योटो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, अ, जो कि जलवायु सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। और नेगोया भी है। फिर हमामतुशु, टोक्यो ये रहा, कावासाकी रहा, याकोहामा रहा। ज़्यादातर जो मुख्य शहर हैं वो होन्शु द्वीप पर ही हैं। हिरोशिमा, ये भी देखिए रहा, 6 अगस्त 1945 को यहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान में। तो उसके बाद में फिर ये शिकोकू है, शिकोकू में तोकुशिमा, तोकुशिमा जो है ये शिकोकू में है। फिर उसके बाद में ये क्यूज द्वीप है, लाल रंग से जो दिखा है, यहाँ पे देखिए नागासाकी है, तो नागासाकी यहाँ पे है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिरोशिमा जो है वो होन्शु द्वीप पर है, और नागासाकी जो है वो क्यूज द्वीप पर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो पहले होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। नेक्स्ट आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन, जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो इनमें से किस सागर में नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी का फटना। तो बाल्टिक सागर जो है इसमें जो वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और जान लीजिए कि हालांकि आप लोग को ज़्यादातर पता ही होगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, खास तौर से मुख्य रूप से बोला जाता है जो। तो ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, वो महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है बाल्टिक सागर की बात। अब ये बाल्टिक सागर है कहाँ, तो पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि यहाँ पे ऊपर में जाते हैं तो यूरोप में, तो ऊपर नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर नीचे बाल्टिक सागर है, और अन्य तरफ बोथनिया की खाड़ी है जहाँ से फिनलैंड भी है, ठीक है। तो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज के हिसाब से इनको आइलैंड्स को लगाना है। यहाँ पे दे रखा है मेडागास्कर, होन्शु, न्यूगिनी, बोर्नियो। तो देखिए मेडागास्कर जो है, या माफ़ कीजिएगा, जो कि न्यूगिनी है, न्यूगिनी जो है ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जो है ये द्वीप है। और उसके बाद आता है न्यूगिनी नंबर 2 पे, फिर बोर्नियो आता है, बोर्नियो के बाद में मेडागास्कर आता है, मेडागास्कर के बाद में होन्शु आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये 2 3 4 5 मतलब 3 1 2 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 ये बी में लिखा है, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे पहला ग्रीनलैंड है, दूसरा न्यूगिनी है, तीसरा बोर्नियो है, चौथा मेडागास्कर है, पांचवा बैफिन द्वीप है। बैफिन द्वीप जो है ये बे ऑफ बैफिन जो है, जहाँ पर अलास्का है एक तरफ और दूसरी तरफ रशिया है, और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए सुमात्रा है 6वें नंबर पे, फिर होन्शु है 7वें नंबर पे जापान का, फिर 8वें नंबर पे विक्टोरिया द्वीप है,
और उसके बाद 9वें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात आती है कि विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है, क्योंकि बाकी तो जगह आप जानते ही हैं, क्योंकि बोर्नियो और सुमात्रा ये इंडोनेशिया में है के द्वीप हैं। मेडागास्कर ये मालागासी जिसको कहा जाता है, और ये कि साउथ अफ्रीका के दाहिनी तरफ जो है वो पड़ता है जो द्वीप, वो मेडागास्कर है। उसके बाद में विक्टोरिया आइलैंड, तो विक्टोरिया को लेकर के विक्टोरिया शब्द जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। उसके बाद में विक्टोरिया आइलैंड जो है ये कनाडा में है। विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये याद रखिएगा तीनों को। नेक्स्ट आते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइज आर, हाँ यहाँ पे ये दोबारा दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच कंट्री इज द युम्बिला फॉल्स लोकेटेड, युम्बिला फॉल किस देश में स्थित है। तो युम्बिला फॉल यहाँ पे जो दे रखा है, कांगो, अर्जेंटीना, पेरू और अल्जीरिया। पेरू में ये अवस्थित है लुम्बिना फॉल, ठीक, याद रखिएगा। इफ इट इज 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बजे हैं, तो व्हाट विल बी द लोकल टाइम। तो जो लोकल टाइम शिलोंग में बोला गया है कि शिलोंग में लोकल टाइम जो है वो 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। कहने का मतलब है 92 डिग्री जो है ये देशांतर आगे बढ़ रहा है। तो 92 डिग्री जब आगे जाएंगे तो निश्चित बात है कि ये समय जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो समय ऐसे हैं जो घटे हुए दिख रहे हैं 10 बजे से, तो वो तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये दोनों तो कट गए अपने आप। अब बच्चे 10 बज के कितना बढ़ेगा, तो 82.5 डिग्री अगर 10 बजा रही है तो 90 डिग्री पर लोकल टाइम शिलोंग का कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। अब मान लीजिए 24 घंटे होते हैं और तब घड़ी की सुई घूमती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी घूमी, 360/24, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। 24 से कम 24, 120 हो जाएगा, हाँ 15 डिग्री। उसके बाद यानी 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60/15 यानी 4 मिनट, ये निकल आएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 90 डिग्री में 9 चौको 36, 360 मिनट, ठीक है। अब 360 मिनट कहने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं 92 है, माफ कीजिएगा 92 है, 92 डिग्री है। तो 92 डिग्री डिफरेंस कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 9.5, इतने डिग्री हो गए, तो इंटू 4 कर लीजिए, 4×5 = 20 का 0.4×36 और 2 38, यानी 38 मिनट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आंसर आ जाएगा 10 बज के 38 मिनट तक। क्यों, पहले 10 बजा रहा था 82.5 पे, तो 9:30 पे और बढ़ा देंगे तो हमारा 38 मिनट और बढ़ जाएगा। तो बी आंसर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। एक तरफ यहाँ पर शहर दे रखे हैं, नगर दे रखे हैं, और दूसरी तरफ दे रखा है कि वहाँ पर कौन सा उद्योग जो है वो मुख्य रूप से होता है। तो बाकू ये अजरबैजान की राजधानी है, और बाकू जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है शहर। फिर उसके बाद में कावासाकी है, कावासाकी ये आयरन एंड स्टील के लिए प्रसिद्ध है। नेगोया ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। और विंडसर ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। नेगोया जापान में है, कावासाकी भी जापान में है, बाकू ये अजरबैजान हो गया, और विंडसर जो है ये कनाडा में है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा,
तो तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, ये राशि वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक तरफ जो है शहर दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो शहर किस नदी के किनारे बसे हैं ये दे रखा है। रोम, ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लिवरपूल, लिवरपूल जो है ये मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। लिवरपूल जो है ये ब्रिटेन में है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ये स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। और बेलग्रेड ये डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, ये बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है ये। चाइना जो है तंबाकू का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे अग्रणी देश है। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन द वर्ल्ड, ज्वार के लिए यूएसए नहीं बल्कि भारत ज्वार के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड, ब्राजील जो है सोयाबीन की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में इटली इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क इन द वर्ल्ड। रॉ सिल्क कहने का मतलब है जो सिल्क का कपड़ा होता है या फिर कह सकते हैं रेशम जो है, तो रेशम पालन जो है किस देश में सर्वाधिक है, तो वो है चाइना। चाइना इसके लिए जाना जाता है। तो इसमें दूसरा और चौथा गलत हो गया और पहला और तीसरा सही हो गया, यानी ऑप्शन सी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। द नेटिव अफ्रीकन ट्राइब पिग्मी आर फाउंड इन विच ऑफ द रिवर बेसिन, जो नदी बेसिन है दक्षिण या कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो कौन सा रिवर बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति जो है वो पाई जाती है, तो ये है कांगो। तो कॉन्गो में ये जनजाति पाई जाती है पिग्मी। नेक्स्ट आते हैं। जनरली वेयर आर कोरल रीफ फाउंड, कोरल रीफ जो है वो कहाँ पाई जाती है जनरली, तो कोरल रीफ जो है ये मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में कोरल रीफ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वहीं पाई जाती है जहाँ पर ये मूंगे की चट्टानें होती हैं कोरल रीफ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट या चूना की बनी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन टेम्परेचर क्लाइमेट अबव 18 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये आंसर नहीं है। बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कोस्टल एरिया, ये सही हो जाएगा कि मकर रेखा नीचे है, कर्क रेखा जो है भारत को लगभग दो हिस्सों में बांटती है, बीच से काटती है। तो ये है जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जोन है वहीं पर जो है जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, और इसीलिए जो है कोरल रीफ भी वहीं पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही सुमेलित नहीं है। बर्लिन राइन नदी के किनारे बसा है, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, और वियना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे बसा है, ऐसा ऑप्शन में दे रखा है। तो बर्लिन जो है ये राइन नदी के किनारे नहीं बसा है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा है। स्प्री नदी पहला वाला ही गलत है। लंदन थेम्स नदी किनारे बसा है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा है। वियना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे बसा है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और आ, एक और इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए और भी नगर जो है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि निश्चित बात है कोई ना कोई सुमेलित करने में ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं।
What is the correct sequence of occurrence of the following cities in Southeast Asia as one proceeds from south to north? दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाने में ये जो साउथ ईस्ट एशिया की जो सिटीज़ दे रखी हैं, अब यहाँ पे ये बैंकॉक दे रखी है, थाईलैंड की राजधानी, हनोई वियतनाम की राजधानी, जकार्ता इंडोनेशिया, और सिंगापुर जो है वो अपने आप में कंट्री है। अब इसको हमको लगाना है दक्षिण से उत्तर के क्रम में, यानी साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे नीचे आ गया इंडोनेशिया, यानी कहने का मतलब है जकार्ता, जकार्ता। तो ये हो गया तीसरा सबसे नीचे, फिर तीसरा सबसे नीचे हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तीसरा सबसे नीचे हो गया। फिर उसके बाद में सिंगापुर हो गया, फिर उसके बाद में बैंकॉक हो गया, फिर उसके बाद में हनोई हो गया। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 3 4 1 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब यहाँ पे हमको इन कंट्रीज के बारे में बताया गया है, दिया गया है। पहला बेलारूस, इस्टोनिया, हंगरी, चेज रिपब्लिक और पोलैंड। विच ऑफ द अबव हैज बॉर्डर विद यूक्रेन। देखिए ये आ गया, यूक्रेन के साथ कौन सा देश जो है वो साझा करता है सीमा, अपनी सीमा को साझा करता है या सीमा के साथ लगा हुआ है। तो बेलारूस लगा हुआ है, इस्टोनिया नहीं लगा है, ऊपर की ओर पड़ता है, हंगरी लगा हुआ है, चेज रिपब्लिक भी नहीं पड़ता है, चेक गणराज्य, और पोलैंड ये पड़ता है। तो 1 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कौन लगा, तो इसमें ये है 1 3 5, ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब इसको जान लेते हैं, ये मैप है यूक्रेन का, ये देखिए बेलारूस है ये पहली चीज, ठीक है। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की वो डेनिपर नदी के किनारे बसी हुई है, इसको भी याद रखिएगा। फिर दूसरा हो गया पोलैंड, तीसरा हो गया स्लोवाकिया, चौथा हंगरी, पांचवा रोमानिया, छठवां मोल्डोवा, फिर ये काला सागर आ गया और ये एजोव सागर आ गया। एजोव सागर जो है ये यूक्रेन और रशिया के बीच में सीमा बनाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये ऊपर आ गया डोनोबास रीजन, तो ये डोनोबास रीजन हो गया और रसिया आ गया। यानी टोटल जो है यहाँ पर 6 6 के बाद 7 7 कंट्रीज जो हैं ये यूक्रेन के आसपास पड़ते हैं। तो चूंकि यूक्रेन और रशिया का जो वार जो है पिछले साल से चल रहा है, तो निश्चित बात है यूक्रेन पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है भौगोलिक परिवेश को लेकर के। नेक्स्ट आते हैं, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो किन दो देशों के बीच में है पूरे विश्व में? तो कनाडा और यूएसए दे रखा है, चिले, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रसिया। आंसर है इसका कनाडा और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर है। 49th पैरेलल लाइन जो है कही जाती है, जो कि दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये यहाँ पे देखिए कनाडा और यूएसए के बीच में जो सीमा है वो 8,891 किलोमीटर की है। कजाकिस्तान और रसिया के बीच सीमा जो है वो 7644 किलोमीटर की है। फिर अर्जेंटीना चिले के बीच में है और फिर चाइना इंडिया के बीच में है। तो ये भी पूछा जा सकता है इनको क्रम में लगाने के लिए कि जो सीमा रेखा के अनुसार जो है इन देशों को क्रम में लगाएं कि इनकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा है। तो पहला कनाडा यूएसए, फिर कजाकिस्तान रसिया, फिर अर्जेंटीना चिली के बीच में 5,308 किलोमीटर की सीमा रेखा है, और भारत चीन के बीच में 3,380 किलोमीटर की सीमा रेखा है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली या करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ये देखिए जलधाराएं दे रखी हैं, महासागरीय जलधाराएं, और उनकी अवस्थिति वो कहाँ पर स्थित हैं। तो ब्राजील की जलधारा ये हॉट या कह सकते हैं गर्म जलधारा है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ये जलधारा है, ये सही है। दूसरा है हम्बोल्ट या पेरू के तट से लगती हुई, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा बोली जाती है। तो पेरू तो दक्षिण अमेरिका में हो गया, और यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दे रखा है, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन होना चाहिए, ये गलत है। तीसरा यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम दे रखी है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये भी सही है। और अगुलहास की जलधारा है, ये इंडियन ओशियन है, ये भी सही है। अब इसको जो है जलधाराओं को हम लोग एक जान लेते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए देखिए विषुवत रेखा या कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर सूर्य लगभग जो है सूर्य लंबा चमकता है, और दिन और रात जो है लगभग बराबर होते हैं। दूसरी बात जो है वर्षा सबसे ज़्यादा होती है विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर। तो वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो सदाबहार वन भी पाए जाते हैं ज़्यादा, और जैव विविधता भी जो भूमध्य रेखा पर जो बसे हुए देश हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से हवाएं जो हैं चलती हैं पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी के ऊपर जब हवाएं चलती हैं तो एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होता है कि कोरलिस बल के कारण पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऐसे होने पर क्या होता है, पृथ्वी जो है ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, ये ऐसे जो पश्चिम की तरफ जाएगी हवाएं, और ये उसके बाद जो है उत्तर की ओर मूव कर जाती हैं, और फिर उससे घूमती हुई जो है फिर वापस आती हैं, तो यानी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं कोरलस बल के कारण, क्योंकि कोरलस बल ही है जो पृथ्वी को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है यही चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखिए बीच में ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, उत्तरी हिंद महासागर इधर हो गया, दक्षिणी हिंद महासागर हो गया, ये उत्तरी हिंद महासागर हो गया और दक्षिणी हिंद महासागर हो गया। ये प्रशांत महासागर का दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। अब पहले अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। देखिए जिस देश या जिस सीमा से जो जलधारा टकराती है वो उसी का नाम हो जाती है। तो जब ये पश्चिम की तरफ जा रही है जलधारा, और ये विषुवत रेखा से, और ये उसके बाद में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ये दक्षिण की तरफ मुड़ी, तो ब्राजील की जलधारा हो गई। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जो जलधाराएं हैं वो गर्म होती हैं, और जो ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जलधाराएं हैं वो ठंडी होती हैं। तो गर्म क्यों होती है वो मैंने बता दिया कि भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य जो है वो लंबा चमकता है, और वहाँ पे जो है वर्षा और तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ब्राज़ील की ये गर्म धारा हो गई, उसके बाद फिर ये मुड़ी साउथ अटलांटिक, और उसके बाद वेनेजुएला की ये ठंडी धारा बन गई, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से ये आ रही है, और वहाँ से जो है ये टकरा रही है यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पर अफ्रीका के। तो ये हो गई वेनेजुएला की ठंडी धारा। उसके बाद फिर साउथ इक्वेटोरियल जलधारा हो जाती है। फिर उसके बाद ऊपर में अगर हम नॉर्थ में बात करेंगे, तो ये इस तरह से ऐसे नॉर्थ की तरफ मुड़ी, और ये गल्फ स्ट्रीम बन गई। ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के पास में ये मेक्सिको की खाड़ी है, और इसी मेक्सिको की खाड़ी में यहाँ पे कहीं सार्गेसम सागर सार्गेसो सागर है। और ये भी पूछा जाता है सार्गेसो सागर कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। सार्गेसम नाम की घास या वनस्पति बोल सकते हैं, घास नहीं वनस्पति, वनस्पति उगने के कारण इसका नाम सार्गेसो सागर पड़ा है। इसी के पास में यहाँ पे कहीं बरमुदा त्रिभुज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बरमुडा त्रिभुज कहा जाता है कि जो भी शिप जाता है नॉर्थ अमेरिका, तो अगर वो बरमुडा त्रिभुज के पास से गुजर गया तो समझ लीजिए उसमें वहाँ पे वो डूब जाता है। तो वो एक बरमुडा ट्रायंगल उसको कहा जाता है, और वो क्यों डूब जाता है उसको अभी तक कोई उसका
पुख्ता सबूत जो है या साक्ष्य जो है वो नहीं उपलब्ध हो पाया है। तो यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम बनी। ऊपर ये लेब्राडोर सागर है, तो लेब्राडोर की ठंडी धारा हो गई। माफ कीजिएगा। उसी तरह ये ईस्ट ग्रीनलैंड है, यहाँ से ये ग्रीनलैंड की ठंडी धारा हो गई। ये धारा जो है जब ये पूर्व की ओर मुड़ी तो ऊपर चली गई, तो ये नॉर्वे से नॉर्वेजियन की गर्म धारा हो गई। और ये लौटी जब यहाँ से तो कनारी तट पे, तो कनारी की ठंडी धारा हो गई। इस तरीके से ये अटलांटिक महासागर की धारा हो गई। फिर प्रशांत महासागर की धारा में कि जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल जा रही है और जा करके अब ये ऐसे आती है, तो क्यूरोशियो की ठंडी गर्म धारा ये हो जाती है जापान में। ठीक है। तो जापान में ये क्यूरोशियो की गर्म धारा। फिर उसके बाद में ओयोशियो की ठंडी धारा, ये ओयोशियो की ठंडी धारा यहाँ से आती है। ठीक है, ऊपर से। फिर ये नॉर्थ पैसिफिक की तरफ चली जाती है। नॉर्थ पैसिफिक में नीचे की तरफ चलती है तो ये कैलिफोर्निया की घाटी है, खाड़ी है, माफ माफ कीजिएगा, कैलिफोर्निया है ना। तो यहाँ पे जो है कैलिफोर्निया जो है ये एक प्रांत का भी नाम है यहाँ पर। तो ये जो है ये कैलिफोर्निया तट से जो टकराती है तो ये कैलिफोर्निया की जलधारा बोली जाती है, ठंडी जलधारा, चूंकि लौटती हुई जलधारा है। और ये फिर उसके बाद में ये एक पोर्शन जो है ऊपर अलास्का की तरफ चली जाती है, ये गर्म जलधारा हो जाती है। ये हो गई प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में जब साउथ इक्वेटोरियल जो दक्षिणी विश्व धारा है वो आगे चल के, या उष्णकटिबंधीय धारा है वो आगे चल के ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से ये गर्म धारा होती हुई ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से टकराती है। तो यहाँ से गर्म धारा होती हुई फिर ये नीचे जाती है और उसके बाद में फिर ये साउथ पैसिफिक होती हुई ये पेरू की ठंडी धारा, या इसी को कहते हैं हम्बोल्ट की ठंडी धारा, ये बन जाती है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की हो गई। तो यही दे रखा था कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में ऑप्शन में दे रखा था है। तो इस तरीके से जो है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। उसी तरह से यहाँ पे अंगुलहास की गर्म जलधारा है, अफ्रीका महाद्वीप में की तरफ आ रही है। मोजाम्बिक की गर्म जलधारा है। फिर यहाँ पे ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है, जब ये वापस आती है साउथ से घूमती हुई एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमती हुई ये जो है यहाँ पे ये इक्वेटोरियल काउंटर करके यहाँ पे ये रहती है। तो इस तरह से ये जलधाराएं हैं जो कि मैंने बताई आपको, महासागरीय जलधाराएं। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। फॉकलैंड की ठंडी धारा जो है, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है तो यहाँ पे जो है फॉकलैंड की ठंडी धारा भी है यहाँ पे। अंगुलहास की जो वेनेजुएला की ये रही, और अंगुलहास की जो जलधारा है जो ऑप्शन में से रखा था, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से लगती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको जल्दी जानना है कि कौन सी गर्म जलधारा है या कौन सी ठंडी जलधारा है, तो याद रखिएगा जो भी जलधारा किसी महाद्वीप के पूर्वी तट से टकराती है वो हमेशा गर्म जलधारा होती है, और पश्चिमी तट से टकराने वाली जो जलधारा है, समुद्री जलधारा है, महासागरीय जलधारा है, वो ठंडी जलधारा होती है। तो ये आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है और भी हम एमसीक्यूज जोड़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कंसीडर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।